नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की। सच कहूं तो बंगाल की राजनीतिक आबो हवा पूरे देश से बिल्कुल अलग है। यहां चुनाव के नतीजों का इंतजार सिर्फ एक नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये रातों की नींद उड़ा देने वाली एक जबरदस्त तैयारी का हिस्सा है। आज के इस विश्लेषण में हम मतगणना के इस हाई वोल्टेज दिन की हर एक बारीकी को ऐसे समझेंगे मानो हम पूरे प्रक्रिया को एक शानदार 8K वीडियो में देख रहे हों, एकदम क्रिस्टल क्लियर और डिटेल में। तो चलिए डिकोड करते हैं कि आखिर बंगाल में ऐसा क्या है जो इसे एक अभूतपूर्व राजनीतिक युद्ध क्षेत्र बना देता है। जरा बाकी राज्यों पर नजर डालिए। बिहार, हरियाणा या महाराष्ट्र जैसे राज्यों में क्या होता है? पार्टियां आराम से जनादेश आने का इंतजार करती हैं, भाई जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बंगाल में बिल्कुल नहीं। खासकर टीएमसी जैसी पार्टियां इंतजार करो और देखो वाली नीति में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। यहां सक्रिय सतर्कता जलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मतदान से एक रात पहले भी यहां कोई सोता नहीं है। चाय और कॉफी के अनगिनत प्यालों के बीच रात से लेकर अगली सुबह तक 4 परतों वाली एक मजबूत निगरानी व्यवस्था चलती रहती है। मतलब हर पल कोई न कोई जाग रहा है, नजर रख रहा है, चाहे वो टीएमसी हो या बीजेपी, सबके सब हाई अलर्ट पर हैं। तो आइए अब हम अपने अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। गिनती की किलेबंदी, एक अभूतपूर्व घेराबंदी। 142। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर क्या है। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये उन सेंट्रल ऑब्जर्वर्स यानी केंद्रीय पर्यवेक्षकों की संख्या है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मतगणना की निगरानी के लिए तैनात किया गया है। और हाँ, इनके साथ 75 पुलिस ऑब्जर्वर भी मौजूद हैं। जरा सोचिए, भारत के चुनावी इतिहास में सिर्फ वोटों की गिनती देखने के लिए इतनी बड़ी फौज उतारना, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ये साफ दिखाता है कि राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग के बीच अविश्वास और सतर्कता का लेवल इस वक्त कितना हाई है। और बात सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स तक ही सीमित नहीं है। यहां तो टेक्नोलॉजी का भी पूरा खौफ छाया हुआ है। दोनों ही पक्षों को इस बात का गहरा डर है कि कहीं रिमोट तकनीक के जरिए ईवीएम से कोई छेड़छाड़ ना हो जाए। चर्चा तो यहां तक है कि जरूरत पड़ने पर जैमर भी लगाए जा सकते हैं। इस डर से निपटने के लिए पार्टियों ने अपने सबसे टेक सैवी यानी तकनीक के जानकारों को एजेंट बनाकर बिठाया है। और तो और ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी को एक बहुत ही सख्त और सीधा निर्देश दिया है, अगर किसी भी सीट पर हार जीत का अंतर 5 से 10 हजार वोटों के बीच रहता है तो हर हाल में रिकाउंटिंग की मांग करनी है, कोई समझौता नहीं। अब अगर टीएमसी इतनी आक्रामक है तो जाहिर सी बात है बीजेपी भी हाथ पैर हाथ धरे नहीं बैठी है। बीजेपी ने भी अगले 48 घंटों के लिए हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। उन्होंने अपने टॉप रणनीतिकारों भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल को सीधे मैदान में उतार दिया है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं, दिल्ली और कोलकाता के बीच एक सीधा हॉटलाइन कनेक्शन जोड़ दिया गया है। इसका मतलब है कि बिना मोबाइल फोन का इस्तेमाल किए एकदम सुरक्षित और लगातार बातचीत दिल्ली के साथ होती रहेगी। इससे आप समझ सकते हैं कि इन 48 घंटों को कितनी ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बेहद दिलचस्प और नई राजनीतिक रणनीति की, डायमंड हार्बर मॉडल। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी का ये बयान सुनिए। उन्होंने कहा, 10 जन भी मेरे डायमंड हार्बर मॉडल में एक खरोंच तक नहीं ला पाएंगे। मैं पूरे भारत को चुनौती देता हूं, फाल्टा आओ। गजब का आत्मविश्वास है ना? ये चुनौती उन्होंने तब दी थी जब चुनाव आयोग ने फाल्टा में चुनाव रद्द कर दिए थे और वहां भारी मात्रा में पुलिस ऑब्जर्वर तैनात कर दिए थे। ये बयान साफ दिखाता है कि वो अपनी इस रणनीति को लेकर कितने आश्वस्त और आक्रामक हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये मॉडल है क्या जिसकी इतनी चर्चा हो रही है? दरअसल ये कोई साधारण सा चुनाव प्रचार नहीं है। ये बिल्कुल माइक्रो लेवल की प्लानिंग है। इसमें एक एक व्यक्ति, पूरे परिवार और पूरे मोहल्ले को सीधे पार्टी के कार्यकर्ता के साथ जोड़ दिया जाता है। हर कार्यकर्ता अपने सीनियर को रिपोर्ट करता है, जिससे एक ऐसी अभेद्य चेन बन जाती है जिसका एक ही मकसद होता है, बहुमत को लॉक करना। और इसी बारीक नेटवर्क की वजह से ही बीजेपी के आईटी सेल और बाद में चुनाव आयोग की इस पर पैनी नजर पड़ी थी। और इसी रणनीतिक गहराई का असर हमें वोटिंग के दिन भी दिखा। 92% मतदान। अगर दोनों चरणों के औसत को मिला लें तो ये आंकड़ा 92% के आसपास बैठता है। कुछ जगहों पे तो ये 95% के भी पार चला गया। अब इतने विशाल पैमाने पर वोटिंग होना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर देता है। हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर क्यों आए? क्या ये वोटों का ध्रुवीकरण है? सच कहूं तो इस ऐतिहासिक आंकड़े ने सबकी नींदें उड़ा दी हैं और उम्मीदें भी बढ़ा दी हैं। अब जरा इस पूरी तस्वीर के पीछे की विचारधाराओं को समझते हैं। हमारा अगला हिस्सा है सांस्कृतिक बनाम धार्मिक राष्ट्रवाद का टकराव। इस भारी वोटिंग पर बीजेपी का क्या नजरिया है,
इसे समझने के लिए नेता शुभेंदु अधिकारी का ये बयान देखना जरूरी है। जब उनसे इस भयंकर वोटिंग प्रतिशत के बारे में पूछा गया तो उनका सीधा सा जवाब था, क्या हिंदुओं ने खुलकर वोट किया? कितनी बार बोलूंगा। ये बयान साफ दर्शाता है कि बीजेपी इस विशाल मतदान को मुख्य रूप से एक धार्मिक गोलबंदी के चश्मे से देख रही है। यहीं पर यह बात बहुत शानदार तरीके से उभर कर आती है कि बंगाल असल में देश के बाकी हिस्सों से कितना अलग है। उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में जहां राम मंदिर जैसे राष्ट्रीय धार्मिक प्रतीक राजनीति में बहुत बड़ा असर डालते हैं, वहीं बंगाल का मामला बिल्कुल अलग है। यहां धार्मिक मॉडल से कहीं ज्यादा सांस्कृतिक और बौद्धिक मॉडल हावी रहता है। बंगाल में देवी दुर्गा और मां काली के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन रॉय, अमर्त्य सेन और सत्यजीत रे जैसे आइकॉन्स का समाज पर बहुत गहरा प्रभाव है। तो ये सिर्फ धर्म की बात नहीं रह जाती, ये कला, बौद्धिकता और एक खास सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात बन जाती है। इसीलिए यहां सत्ता का बदलाव सिर्फ राजनीति नहीं, संस्कृति से जुड़ा एक गहरा सवाल बन जाता है। तो अंत में बात आती है हमारे आखिरी सेक्शन पर, अंतिम अग्नि परीक्षा और पूरे देश के लिए इसके अहम नतीजे। देखिए, इस पूरी लड़ाई में दांव पर सिर्फ एक राज्य की सरकार नहीं लगी है, ये पूरे देश के विपक्ष के लिए एक अग्नि परीक्षा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या भारत में एक मजबूत और एकजुट विपक्ष का अस्तित्व बचा रहेगा? इसके अलावा ये चुनाव आयोग जैसी केंद्रीय संस्थाओं की तटस्थता की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। राज्य की सत्ता और केंद्र की ताकत के बीच जो समीकरण लगातार बदल रहे हैं, उस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। अगर आप इसे गहराई से देखें तो ये असल में एक बहुत बड़ा संस्थागत टकराव बन चुका है। एक तरफ केंद्र के भेजे हुए अधिकारी और पर्यवेक्षक हैं, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार की पूरी मशीनरी। और बंगाल का आम नागरिक, जो कि पॉलिटिकली बहुत अवेयर है, वो इस टकराव को बहुत करीब से देख और समझ रहा है। यहाँ के लोग जानते हैं कि ये चुनाव सिर्फ हार जीत का नहीं, बल्कि लोकतंत्र के प्रहरी माने जाने वाले संस्थानों की साख का चुनाव है। और जाते जाते एक बड़ा सवाल हम सभी के लिए, इतने कड़े पहरे, इतनी सतर्कता और इस गहरे संस्थागत टकराव के बीच से जो जनादेश निकलकर आएगा, क्या वो हमारे देश के लोकतांत्रिक भविष्य में एक मजबूत विपक्ष की जगह को हमेशा के लिए बदल देगा? क्या बंगाल का ये नतीजा आगे चलकर सत्ता और विपक्ष के संतुलन को तय करेगा? सोचने वाली बात है ना? इसी बड़े सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।